नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और ये जो है प्रैक्टिस सेट होने वाला है सामाजिक विज्ञान का पहला प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पर हम टॉप 20 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। और इन 20 क्वेश्चन में से अगर आपने 15 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप समझ लेना कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने 15 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आपको और तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो काफी कठिन प्रश्न यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और कॉपी और पेन एक जो है साथ में लेकर बैठिएगा। कुछ चीजें जो हम एक्स्ट्रा आपको बताएंगे उनको नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है कि समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है। बताइएगा, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए यहाँ पर सिक्कों पर दर्शाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तानपुरा, सितार, वीणा या फिर बांसुरी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वीणा। वीणा को बजाते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त कौन थे? तो ये भैया गुप्त राजवंश के चौथे राजा थे और ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनके जो साम्राज्य की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। क्लियर है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, ये पूछा जाता है कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? वीणा। ठीक है, चाहे औरंगजेब पूछा जाए चाहे समुद्रगुप्त पूछा जाए, वीणा आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है ए, बी और सी कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ये कथन आपके ए, बी, सी दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और सही उत्तर का चयन आपको करना है। यहाँ पर लिखा है कि लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया। पहला कथन है कि कई नदियों जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थीं, इस वजह से बना। दूसरा दिया है कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। फिर दिया है कि इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो पहला जो दिया है कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थीं, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, ये भी सही है आपका। फिर दिया है इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी तीनों आपके यहाँ पर जो कथन हैं वो राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मगध की बात कर लें तो मगध जो है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना और गया जो जिले हैं आपके इनमें शामिल थे। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी भैया? पाटलिपुत्र, जिसको हम गिरिव्रज भी बोलते थे। और वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है? वर्तमान में जिसका नाम है राजगीर। ठीक है भैया, इसी को बोला जाता था गिरिव्रज। क्लियर है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या इसी को रूपक बोलते हैं? तो क्या लक्षण है ये आपसे पूछा गया है। वाणिज्यिक शहर का किस काल में? मध्ययुगीन काल में। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहला दिया है कि मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता था। दूसरा है यहाँ राजाओं की राजधानी होता था। तीसरा दिया है कि वहां सामान्यता मंडपिका होता था। चौथा यहाँ पर दिया है कि पुरोहितों एवं तीर्थयात्री वहां के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना या फिर संयोजन बनाते थे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। तो वाणिज्यिक शहर का जो लक्षण होता था यहाँ पर क्या होता था? सामान्यता मंडप का होता था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये मंडप का क्या होता है, तो चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में भारत के पड़ोसी और पश्चिमी देशों के साथ समृद्ध व्यापारिक संबंध थे। ठीक है भैया। निर्यात और आयात में कीमती पत्थर, सोना, चांदी, कपड़े और वस्तुएं यहाँ पर शामिल थीं, यानी कि आयात और निर्यात होता था। ठीक है भैया, भारत के पड़ोसी देशों के साथ। आगे लिखा है कि अतीत में एक समय था जब भारतीय यूरोप, एशिया और अफ्रीका के समुद्री व्यापार के स्वामी थे। ठीक है भैया, तो समुद्री व्यापार पहले के दिनों में बहुत होता था। अब आगे चलते हैं।
आगे यहाँ पर क्या दिया है कि मध्यकाल के दौरान व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र कौन थे आपके, जैसे कि सूरत, बंगाल और मसूलीपट्टनम, ये जो है आपके प्रसिद्ध केंद्र थे व्यापार के लिए। ठीक है भैया। मध्ययुगीन काल में हिंद महासागर आपका व्यापार मार्ग बहुत ही ज्यादा फेमस था। सूरत, मसूलीपट्टनम और बंगाल प्रमुख निर्यात केंद्र थे। ठीक है भैया। निर्यात का मतलब क्या होता है, जो सामान हम यहाँ पर जैसे कि भारत में बना रहे हैं और उसको बाहरी देशों में सप्लाई करें, वहां पर बेचें, तो वो कहलाता है निर्यात। और किसी दूसरे देश से अगर हम कोई सामान मंगा रहे हैं तो उसको बोला जाता है आयात। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, तो ये हो गए आपके सूरत, मसूलीपट्टनम और बंगाल प्रमुख निर्यात केंद्र थे। उनके बाजार को मंडपका यहाँ पर कहा जाता था। ठीक है, मंडपका क्या हो गया, बाद के समय में मंडी इसको कहा जाने लगा, जो आज के समय में भी बोलते हैं। ठीक है भैया, जहाँ व्यापार आदान प्रदान होता है, आयात निर्यात होता है, बोलते हैं ना कि वहां पर मंडी लगती है। ठीक है, सब्जी मंडी लगती है, इस तरीके से। तो यही जो मंडपका है, इसी को आजकल हम लोग मंडी बोलते हैं, जहां लोग अपनी उपज बेचने आते थे। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता था, मंडप का। क्लियर है। वही यहाँ पे लिखा है, अतः मध्यकालीन व्यापार नगरों में आमतौर पर मंडप का होती थी। क्लियर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मंडप का क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बन क्या लिखा है, बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कथन, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। दूसरा कथन दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने क्या किया, बंजारों से नगर के बंजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया था। तो बताइएगा कौन सा कथन यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा। बंजारे लोग क्या थे, महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर नगर के बंजारों तक क्या पहुंचाया था, अन्न पहुंचाया था, एक बंजारे से दूसरे बंजारे तक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। यहाँ पर आपके ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो बंजारे लोग थे वो खानाबदोश थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने इनको जो है ये काम सौंपा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न का यहाँ पर आपको जोड़ी मिलान करना है। ठीक है भैया, जो नील की खेती थी वो आपको बताना था कि फ्रांसीसी कहाँ पर करते थे, पुर्तगाली कहाँ पर करते थे, अंग्रेज कहाँ पर करते थे, स्पेनिश कहाँ पर करते थे। तो नील की खेती से संबंधित यहाँ पर जगह दी गई हैं और यहाँ पर आपको मिलाना है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी भैया ये आपके कैरेबियन द्वीप समूह के सेंट डोमिंग में नील की खेती करते थे। ठीक है भैया, कहाँ पर करते थे, सेंट डोमिंग, एक बार इसको देख लीजिएगा, सेंट डोमिंग में करते थे भैया। अब ये सेंट डोमिंग कहाँ पर है, तो ये भैया है आपका कैरिबियाई द्वीप पर। अब यहाँ पर देखिएगा कैरिबियाई द्वीप कहाँ पर है, तो फ्रांसीसी से संबंधित हो जाएगा कैरिबियाई द्वीप, यानी कि पहले का हो जाएगा चौथा। ठीक है, पहले का चौथा ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। ठीक है, ये दोनों आपके गलत हो गए। ठीक है, बी और डी। ठीक है, इनको आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा। अब ए और सी में आपको ढूंढना है कि कौन सा सही है। अब पुर्तगाली देख लीजिएगा, तो पुर्तगाली कहाँ पर करते थे भैया, ये करते थे ब्राजील में। पुर्तगाली कहाँ करते थे, ब्राजील में करते थे। तो बी का हो जाएगा पहला, बी का पहला आपका कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, दूसरे में नहीं दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अब अंग्रेज जो हैं ये कहाँ पर करते थे, देख लीजिएगा, ये करते थे आपके जमैका में, स्पेनिश करते थे आपके वेनेजुएला में। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो है कठिन क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ देते हैं, लेकिन परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है, बताइएगा। जाति, पारिवारिक आय, लिंग और व्यक्तिगत आय, सही विकल्प का चयन आपको करना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ठीक है, जाति हो गया, पारिवारिक आय हो गई, लिंग हो गया, व्यक्तिगत आय हो गया। ठीक है भैया,
तो जो सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर इन चारों चीजों को देखा जाता है, जाति, पारिवारिक आय, लिंग और व्यक्तिगत आय। तो यहाँ पर क्या आपका सही होगा ये आप बताइएगा, क्या देखा जाता है ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको देना है। तो भैया व्यक्तिगत आय यहाँ पर गलत हो जाएगा, ए बी सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर के सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है। तो जाति को अपनाया जाता है, पारिवारिक आय को अपनाया जाता है, लिंग को अपनाया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत आय को अपनाया नहीं जाता है। तो इसलिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। क्लियर है? आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। ठीक है भैया। पहला कथन है विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। दूसरा दिया गया है उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। तो ये तो भैया गलत हो जाएगा। उत्तर आपका ऊपर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से जो आपकी रेखाएं होती हैं ये देशांतर होती हैं भैया। यहाँ पर क्या लिखा है अक्षांश, तो ये तो गलत है। सी दिया है कि सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। तो ये भैया आपका सही है, सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है, बिल्कुल सही है। और पहला जो दिया गया है कि विश्व के तापीय कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है, तो ये क्या होता है भैया, ये भी आपका सही है, बिल्कुल इसी के आधार पर होता है अक्षांशों का वर्गीकरण। तो ये बात बिल्कुल सही दी गई है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए और सी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो केवल ए और जो सी है ये सही है, दूसरा वाला बी वाला कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अक्षांशों को किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। और अगर बात करें देशांतर रेखाओं की, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो 360 डिग्री रेखाएं होती हैं इनको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। ठीक है भैया, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। क्लियर है? आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्राओं को विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें। यानी कि विंध्य और सतपुड़ा यहाँ से कौन सी नदियां निकलती हैं ये आपको अगर पता है तो ये आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है भैया, बताइएगा। तो यहाँ से निकलती हैं भैया नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और तापी नदी, और ये दो नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के अंतर्गत आती हैं, नर्मदा और ताप्ती। और कहाँ पर गिरती हैं, अरब सागर में। ठीक है भैया, कहाँ पर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर ये बहती हैं, विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं से इनकी उत्पत्ति होती है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। लिखा है कि महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार आपको करना है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 9 था, हाँ ये महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन आपको करना है। पहला दिया गया है जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। दूसरा दिया गया है कि जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो बताइएगा भैया क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसके जो दोनों कथन हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जहाँ पर आपकी गर्म व ठंडी जलधाराएं आपकी मिलती हैं वहाँ कोहरे के मौसम का अनुभव होता है। ठीक है भैया, जब कोहरे के मौसम का अनुभव होगा तो वहाँ पर जो संचालन होगा उसमें दिक्कत होगी। ठीक है भैया, जो नेविगेशन होगा वो मुश्किल हो जाता है। और ये जो क्षेत्र होते हैं ये मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छे क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है भैया, तो जहाँ पर गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर कोहरे जैसा मौसम होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, यानी कि नौ संचालन में यहाँ पर बाधा होती है। तो ऑप्शन ए और बी जो आपके दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए और बी आपके दोनों सही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कथन वाले क्वेश्चन आपसे बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से समझना है।
अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वायुदाब के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे कम होता है, तो भैया सबसे गलत यही है। सबसे उच्च होता है, यहाँ पर उच्चतम होता है भैया। कहाँ पर? समुद्र स्तर पर। अगला दिया है कि ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है, तो बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिएगा। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब कम हो जाता है। दबाव जो है समुद्र तल पर उच्चतम होता है, अभी हमने आपको बताया। और जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं ये जो है तेजी से घटने लगता है वायु दाब। ठीक है। ऊंचाई, हवा के तापमान और हवा की नमी के प्रभाव के कारण वायु दाब जगह जगह यहाँ पर बदलता रहता है। आगे लिखा है कि हवा जो है उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ठीक है, पता है आपको, उच्च दबाव से कम दबाव की ओर ये जो है चलती हैं। आगे लिखा है कि कम दबाव वाले क्षेत्रों में हवा जो है गर्म हो जाती है। जहां पर दबाव आपका कम होता है वहां पर हवा कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है और उच्च तापमान के कारण ऊपर चली जाती है। ठीक है। इसी तरीके से जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, अगर उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में देखा जाए तो कम तापमान के कारण जो है यहाँ पर जो ठंडी हवा होने लगती है। ठीक है, आगे देखिएगा। तो वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर, अभी तक जिन्होंने नहीं किया है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित कथनों ए बी सी पर विचार कीजिए और सही आपको उत्तर पहचानना है। कथन क्या दिया है? पहला दिया गया है, मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। दूसरा दिया है, एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। तो भैया ये गलत है। प्राकृतिक दशाओं का जो योगदान है उसको हम कैसे भूल सकते हैं, अगर हम एक आदर्श आपका जो बसाव स्थान है जहां पर लोग रहते हैं, तो ये तो सरासर बात ऑप्शन बी में यहाँ पर हमें गलत लग रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला कथन। केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया गया है, बताइएगा। तो यहाँ पर पहला जो है कथन वो सही लग रहा है और तीसरा लग रहा है। मानव बस्तियां जो हैं इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है, ये आपका यहाँ पर सही लग रहा है और ऑप्शन सी लग रहा है। दूसरा बिल्कुल यहाँ पर गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, केवल ए और सी यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, लेकिन हाँ आंसर यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? तो भैया खनिजों के बारे में पढ़ा रही है, तो कौन सा उदाहरण यहाँ पर उसको बताना चाहिए, ये यहाँ पर आपको बताना है। पहला दिया है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है अभ्रक, तीसरा है नमक और चौथा है चूना पत्थर। तो सही विकल्प आपको बताना है। तो भैया तांबा भी दिखा सकती है, अभ्रक हो गया, नमक हो गया, चूना पत्थर। तो चारों के चारों यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस क्षेत्र की यहाँ पर आप जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? बात कर रहा है भारतीय उपमहाद्वीप की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिंधु घाटी की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिंधु घाटी के बारे में, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग जो है 4700 साल पहले समृद्ध हुई थी। उस काल के शहर मुख्य रूप से सिंधु नदी घाटी में फले फूले और भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती शहर थे। ठीक है भैया, आगे लिखा है यहाँ पर कि जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता का
जो शब्द है इसका प्रयोग करने वाले सबसे पहले शोधकर्ता थे। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इस शब्द का सर्वप्रथम जो शोधकर्ता हैं यानी कि जो प्रयोग है वो किसने किया था, तो ये किया था जॉन मार्शल ने। यानी कि जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो शब्द है, ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसे ही हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सबसे जो पहले खोजा गया स्थल है और अन्य स्थलों की विशेषताएं हड़प्पा से ही मिलती जुलती हैं। ठीक है भैया, यानी कि यहाँ पर आपने क्या समझा, आपको क्या समझना है केवल कि जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है ये सबसे पहले आया, और सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता जो है आपकी, इसको जो है सबसे पहले यहीं पर जो है स्थानों की खोज होती है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थान हैं, स्थल हैं, उनको देख लीजिएगा। जैसे कि हड़प्पा हो गया पहला, मोहनजोदड़ो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा, बनवाली, सुरकोतला। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन यानी कि इसको बोलते हैं सांकेतिक, ठीक है, टोकन मुद्रा से वेतन देता था, जो सोने चांदी की ना होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी। इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। तो भैया बताइएगा किसके द्वारा ये टोकन मुद्रा वेतन दिया जाता था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन। तो ये चालू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों को दलों को क्या कहा जाता था, बताइएगा। जो कृषक पशुचारक दल हैं इनको किस नाम से बुलाया जाता था, ये आपको यहाँ पर बताना है। मराठा सेना में थे ये। ठीक है भैया, कुणबी, देशमुख, सूबेदार या फिर पेशवा। तो कृषक जो पशुचारक थे, इनके जो दल थे इनको बुलाया जाता था कुणबी। क्या बुलाया जाता था, कुणबी। ठीक है, तो कुणबी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया, तो बताइएगा। 1927 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो जातिगत पूर्वाग्रह हैं उनके विरोध में कौन सा आंदोलन यहाँ पर शुरू किया गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइएगा। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का, तो ये हो जाएगा मंदिर प्रवेश। ऑप्शन नंबर डी, मंदिर प्रवेश। यहाँ पर जातिगत पूर्वाग्रह के विरोध में अंबेडकर जी के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। और अगर बात करें अंबेडकर जी की, तो एक क्वेश्चन इनसे जो है और बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है भैया, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो संविधान की आत्मा है वो किसे माना गया, तो ये माना गया था अनुच्छेद 32 को, यानी कि आर्टिकल जो था आपका अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको जो है इन्होंने क्या माना था, संविधान की आत्मा। ठीक है, क्लियर है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पूना पैक्ट था वो किन के बीच हुआ था, तो वो हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच। कब हुआ था पूना पैक्ट, तो ये हुआ था भैया 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक उनके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं, यानी कि यहाँ पर समाज सुधारक दिए गए हैं और उनके संगठन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन से सही यहाँ पर मिलान किए गए हैं। पहला दिया गया है विवेकानंद, इनका संबंध बताया गया है वेद समाज से। ठीक है, दूसरा दिया गया है राम मोहन राय, ये दिए गए हैं प्रार्थना समाज से। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से यहाँ पर दिए गए हैं। तो बताइएगा ए बी सी में कौन सा यहाँ पर सही है। अगर हम बात करें सही की, तो यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यानी कि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज, ये आपका सही है। तो
केवल सी, केवल सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है केशव चंद्र सेन ने 1866 में क्या किया था, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की शुरुआत की थी। ठीक है भैया, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की शुरुआत केशव चंद्र सेन ने 1866 में की थी, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। वहीं अगर बात करें प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज के लिए आपको नाम याद रखना है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, इनके द्वारा प्रार्थना समाज की खोज, सॉरी, प्रार्थना समाज की यहाँ पर स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसकी? प्रार्थना समाज की। ठीक है। अगर बात करें स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोला, चेरा और पांड्या के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता है, तो वह है, बताइएगा। चोला, चेरा और पांड्या के लिए कौन सा यहाँ पर एक शब्द प्रयोग होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। दक्षिण पथ, महामंडलेश्वर, राजा राजदेवा या फिर मोवेंदार। क्या हो जाएगा सही आंसर? तमिल शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मोवेंदार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी आपको कथन दिए गए हैं। पहला देखिएगा, सभी देशों ने निश्चय किया कि याम्योत्तर की गिनती संधर्म रेखा से शुरू की जाए। कारण यहाँ पर लिखा है इसका, क्यों शुरू की जाए? सभी देशांतरी यामोत्तरों की जो लंबाई है वो समान होती है, तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है कारण इसका। अब बताइएगा कि इसमें जो दिए गए कथन हैं इनमें से सही कौन सा है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने आपको क्या बताया था कि जो देशांतर रेखा होती हैं ये कैसी होती हैं भैया? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। ठीक है भैया। और हमने ये भी बताया था कि इनकी जो दूरी होती है वो समान होती है। यहाँ पर क्या लिखा है? पहला ऑप्शन लिखा है, पहला कथन, कि सभी देशों ने निश्चय किया कि याम्योत्तर की जो गिनती है वो संदर्भ रेखा से शुरू की जाए, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा जो कारण दिया गया है, इसका कारण यह है कि सभी देशांतरी याम्योत्तरों की जो लंबाई है वो समान होती है। अभी हमने बताया ना कि देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है। तो जो आर है ये सही व्याख्या कर रहा है किसकी? ए की। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जो ए है और आर है ये दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलते हैं आगे, अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको करना है। कैसे करना है हम बताएंगे, नहीं आ रहा है तो हम बताने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जब हम जीएमटी के पूर्व की ओर चलते हैं, आपने देखा होगा जीरो से जब हम पूर्व की ओर चलते हैं जीएमटी से, तो क्या होता है, प्रत्येक देशांतर को पार करने में हमें क्या होता है, 4 मिनट लगते हैं। ठीक है भैया, जब हम जीएमटी से पूर्व की ओर चलते हैं, जीएमटी से, ठीक है भैया, जीएमटी से, तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, यानी क्या हुआ कि जब हम 1 डिग्री पूर्व देशांतर की ओर चलेंगे, पूर्वी देशांतर की दिशा में चलेंगे, तो जब 1 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ चलेंगे तो +4 होगा। ठीक है भैया, +4 मिनट। ठीक है, ये क्या है, मिनट होगा। अगर हम 1 डिग्री पश्चिम की तरफ चलेंगे, पश्चिमी देशांतर की तरफ चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, -4 मिनट। ठीक है, -4 मिनट हो जाएगा। अब हमने क्या देखा कि जो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि हमें कितना चलना है, 25 डिग्री पश्चिम में। ठीक है, 25 डिग्री पश्चिम में यहाँ पर समय पूछा गया है। अगर हम पूरब में चलते तो प्लस होता 4 मिनट, पश्चिम में चलते तो माइनस होता 4 मिनट, लेकिन चलना कितना है, यहाँ पर 1 डिग्री अगर हम पश्चिम में चलेंगे तो 4 मिनट हमें कम करना होगा। किससे? जो ये समय दिया गया है दोपहर के 12 बजे। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ऐसे ही इसको समझिएगा, 1 डिग्री अगर हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तो 4 मिनट हमें कम करना होगा। किससे? 12 बजे से। अगर वहीं यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 25 डिग्री पश्चिम में जाना है, तो 25 डिग्री पश्चिम में जब जाएंगे, अगर हम 1 डिग्री जाते हैं तो -4 मिनट होता है। ठीक है भैया, -4 मिनट कम करने होते हैं। तो अगर 25 जाएंगे तो 25 डिग्री यानी ये हो जाएगा 25 × 4 यानी कि 100 मिनट। तो 100 मिनट यानी हमें कम करना होगा 12 बजे से। ठीक है,
अब 100 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 40 प्लस और हैं ये, ठीक है, तो 60 जो मिनट हैं इसको हम लिख देंगे 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा और 40 मिनट ऐसे ही रखने देंगे, ठीक है भैया। तो 1 घंटा 40 मिनट हमें कम करना होगा किससे, 12 से। 12 बजे को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11:60 लिख सकते हैं ना। 1 घंटा यहाँ से उधार दिया तो यहाँ पर 60 मिनट हो गए, ठीक है। अब हमें घटाना कितना है, कितना घटाना था, 100 मिनट को। 100 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि 1 घंटा और 40 मिनट। घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि हमें पश्चिम में जाना है, ठीक है। तो 60 से 40 जाएंगे तो 20 और 11 से 1 जाएगा तो 10, 10:20 ये आपका पूर्वाह्न हो जाएगा, ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 20 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर आपको कराए हैं, इन 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए, ये आप सच्चाई के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।